फ्रेंज काफ्का जर्मन भाषा के एक प्रसिद्ध और अद्वितीय लेखक हैं। वे अपनी अनूठी शैली, जो कि सबसे अलग है, उसके लिए जाने जाते हैं और उनकी शैली के लिए एक नया शब्द उपयोग में लाया जाने लगा, जिसे कई बार काफ्काई कहते हैं। काफ्का ने बचपन से ही विरोध झेला है। उन्होंने द्वंद्व देखा है और उनके पिता उनके लिए काफ़ी कठोर थे, या एक प्रकार से क्रूर थे, जो कि उनकी बचपन का एक बड़ा दुख रहा। और उन्होंने बचपन से ही विरोध देखा एक सामाजिक लोगों द्वारा, और उनके पिता उन्हें एक व्यवसायी बनाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि अधिकतर रचनात्मक लोग होते हैं, वैसे ही काफ्का भी स्वतंत्रता प्रिय थे। उन्हें स्वतंत्रता काफ़ी पसंद थी। उन्हें आज़ाद और अपने मनपसंद तरीके से रहना सही लगता था, और उन्हें जिस प्रकार का जीवन पसंद था, वे उस तरीके का जीवन जीते थे। और काफ्का भी कुछ इसी तरह मानते थे कि जिस पेशे में आपको आत्मसंतोष खोना पड़े, उस पेशे में आपको कार्य नहीं करना चाहिए। आपको वही पेशा या वही कार्य करना चाहिए जो आपको आत्मसंतोष दे सके, जो आपको संतुष्टि प्रदान करे। इसलिए काफ्का रचना करने लग गए, और वो लेखन में काफ़ी अच्छे थे। वो अक्सर प्रकृति को देखते हुए रातों को अपने लेखन के लिए समय निकालकर लिखते रहते थे। और दुनिया में द्वंद्व या विरोध उत्पन्न होता रहता है, जैसा कि दुनिया शब्द में कहीं ना कहीं दो छिपा है, और दुनिया में द्वंद्व चलता रहता है। कुछ लोग अगर आपका समर्थन करते हैं, तो साथ ही साथ कुछ लोग आपके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, सम्मान है तो अपमान भी है। हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। द्वंद्व एक प्रकार से दुनिया में होता ही है। लेकिन जैसा कि दो आँख हैं, दोनों पहलू देखने चाहिए। दो कान हैं, दोनों तरीके से दोनों पक्ष सुनने चाहिए। लेकिन मुंह सिर्फ एक है। इसलिए जब निर्णय लेना हो या फैसला सुनाना हो, वो सिर्फ एक या सत्य के पक्ष में होना चाहिए। काफ्का स्वयं के आलोचक थे। उन्हें अपना कार्य बहुत अधिक पसंद नहीं आता था, लेकिन वे कहते थे कि जो पेशा, जो कार्य आपको पसंद हो, उसके लिए अगर आपको थोड़ा कठोर भी बनना पड़े तो बनिए, लेकिन उसी कार्य को कीजिए जिसका पेशा आपको अंदर से संतुष्टि दे। लेकिन जैसा कि माहौल और संगति का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के भविष्य का आकलन करना हो या अनुमान लगाना हो, तो आप उसकी संगति को देखिए। जैसे लोगों की संगत में वो रहता है, जैसे लोगों को वो सुनता है, देखता है, जैसे लोगों का अनुकरण करता है,
लगभग वैसा ही उसका भविष्य भी बनता है। तो इसी प्रकार काफका के कुछ अच्छे मित्र थे, जिनमें से कुछ साहित्यकार थे, और किसी ने उनसे उनके लेखों को प्रकाशित करने को कहा, लेकिन काफका स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे। उनके मित्र ने फिर भी उन्हें उनकी कृतियों को प्रकाशित करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित की तो वे काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी। काफका की रचनाओं में भय, रहस्य और सामाजिक संघर्षों से संबंधित चीज़ें थीं, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में देखा था। लेकिन उनकी रचनाएं रहस्य, भय और अनिश्चितताओं से भरी थी, और वो एक खास गहराई के साथ और कई अर्थों के साथ लिखी गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। काफका ने सामाजिक तौर पे बहुत अधिक संघर्ष झेला, बहुत अधिक समस्याओं से जूझे, और वे कहते हैं कि ये संघर्ष या विरोध इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि ये किसी भी मजबूत व्यक्ति की इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर सकता है या उसे क्षीण कर सकता है। लेकिन काफका कहते हैं कि किसी चीज़ को मानने और सच मानने में अंतर है। आप किसी चीज़ को अगर मानना चाहते हैं तो आप ये याद रखें कि आपने सिर्फ उसे मान रखा है, यानी कि उसे सच ना माने, सिर्फ माने, और दोनों में अंतर है। और आगे चलकर काफका ने कई रचनाएं की, लेकिन उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ने लगी, और शारीरिक और सामाजिक विरोध सहने के बाद भी वे अपनी रचनाओं में लगे रहते। कई बार वे अपने जीवन की परवाह किए बिना भी अपनी रचनाओं में ही लगे रहते थे। काफका ने अपने मित्र से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं जला दी जाएं, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं सिर्फ प्रसिद्ध होती गई, और वे लेखन के जगत में अपनी गहरी और विशिष्ट पहचान बना पाने में सफल हो पाए।